वे कहते हैं कि अंधेरा केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है, एक साधारण शून्य है जहां कुछ भी मौजूद नहीं है। लेकिन वे पूरी तरह से गलत है। मसूरी के पास की पहाड़ियों में एक घने जंगल के अंदर छिपा हुआ एक वीरान इमारत खड़ी थी, जिसे द रेवनवुड होटल के नाम से जाना जाता था। सूरज डूबने के बाद वहां के स्थानीय लोग उसके पास जाने से भी कतराते थे। पर्यटक तो उसका नाम लेने से भी बचते थे, क्योंकि पुरानी कहानियों के अनुसार जो कोई भी कमरा नंबर 307 में एक रात बिताता था, वो कभी भी पहले जैसा लौटकर नहीं आता था। कुछ लोग तो हमेशा के लिए गायब हो जाते थे, कुछ लोग पूरी तरह से पागल होकर लौटते थे, और कुछ लोग मरे हुए पाए जाते थे, जिनके चेहरों पर खौफ की इंतहा जमी हुई होती थी। लेकिन 2012 की गर्मियों में कॉलेज के 5 दोस्तों ने इन कहानियों को झूठा साबित करने के लिए वहां एक रात बिताने का फैसला किया। उनके नाम थे कबीर, अदिति, रोहन, मीरा और समीर। वे अपने दोस्तों के बीच भूतिया जगहों को खोजने और उनके वीडियो ऑनलाइन अपलोड करने के लिए मशहूर थे। उनके लिए भूत प्रेत की कहानियों का मतलब सिर्फ मनोरंजन था, कम से कम तब तक जब तक वे रेवनवुड होटल नहीं पहुंच गए। जैसे ही उनकी कार जंगल के संकरे रास्ते पर ऊपर चढ़ने लगी, पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश होने लगी। घाटी में बिजली की गड़गड़ाहट गूंज रही थी और कोहरे ने उनके आसपास के पेड़ों को अपनी आगोश में ले लिया था। आखिरकार रात के लगभग 11:15 बजे उन्हें वो दिखाई दिया। होटल एक पहाड़ी की चोटी पर अकेला खड़ा था, विशाल, अंधेरा, खंडहर जैसा। कई खिड़कियां टूटी हुई थीं, दीवारों पर काले धब्बे पड़े थे, बेलें इमारत पर ऐसे फैली हुई थीं जैसे कोई मृत उंगलियां रेंग रही हों। फिर भी अजीब बात ये थी कि तीसरी मंजिल पर बनी एक खिड़की से हल्की हल्की पीली रोशनी छनकर बाहर आ रही थी। कमरा नंबर 307। कबीर घबराहट में हंस पड़ा। वीडियो के लिए तो ये जगह एकदम सही लग रही है, लेकिन मीरा को तुरंत ही कुछ अजीब सा महसूस हुआ। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, उसने दबी आवाज में कहा। किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही वे होटल के करीब पहुंचे, उसका मुख्य दरवाजा अपने आप ही चरमराते हुए खुल गया। अंदर लॉबी में फफूंदी और गीली लकड़ी की बदबू फैली हुई थी। फर्नीचर पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। छत से एक विशाल झाड़ फानूस टेढ़ा होकर लटक रहा था, और रिसेप्शन डेस्क के पीछे एक बूढ़ा आदमी बैठा था, बिल्कुल बेजान सा। उसने होटल की एक पुरानी और फीकी पड़ चुकी वर्दी पहनी हुई थी। पूरा ग्रुप वहीं जम गया। उन्हें लगा था कि ये होटल तो पूरी तरह से वीरान पड़ा है। बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी त्वचा का रंग बेहद अजीब और पीला पड़ चुका था। तुम्हें आज रात यहाँ नहीं रुकना चाहिए, उसने शांत स्वर में कहा। कबीर मुस्कुराया। क्या जबरदस्त एक्टिंग है अंकल। बूढ़े आदमी के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं आई। आधी रात होने से पहले यहाँ से निकल जाओ। बाहर बिजली कड़की। एक पल के लिए दोस्तों ने कुछ भयानक देखा। रिसेप्शनिस्ट की परछाई उसके पीछे लगे शीशे में नहीं दिख रही थी। फिर लाइटें टिमटिमाने लगी। जब उन्होंने दोबारा देखा, वो बूढ़ा आदमी गायब हो चुका था। डेस्क पर सिर्फ एक पुरानी जंग लगी कमरे की चाबी पड़ी थी। कमरा 307। लॉबी में सन्नाटा छा गया। समीर जबरदस्ती हंसा। ठीक है, ये तो बहुत डरावना था, लेकिन किसी ने भी उस चाबी को हाथ नहीं लगाया। आखिरकार कबीर ने उसे उठा लिया। धातु छूने पर बर्फ जैसी ठंडी लगी। लिफ्ट अब काम नहीं कर रही थी, इसलिए वे फोन की फ्लैशलाइट की मदद से सीढ़ियां चढ़ने लगे। खाली गलियारों में उनके कदमों की गूंज अजीब तरह से सुनाई दे रही थी। हर मंजिल पिछली वाली से भी ज्यादा खराब लग रही थी। उखड़ते हुए वॉलपेपर, छतों से टपकता पानी, दीवारों पर अजीब सी खरोचे। फिर वे तीसरी मंजिल पर पहुंचे। कमरा 307 की तरफ जाने वाला गलियारा होटल के बाकी हिस्सों से भी ज्यादा अंधेरा था। गलियारे के आखिर में दरवाजा था, जो थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर से आती पीली रोशनी धीमी सी टिमटिमा रही थी। अदिति ने दबी आवाज में कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें अंदर जाना चाहिए। लेकिन कबीर ने दरवाजा खोल दिया। होटल के बाकी हिस्सों के मुकाबले वो कमरा हैरानी की हद तक साफ सुथरा लग रहा था। बिस्तर एकदम साफ था। एक मेज पर मोमबत्तियां जल रही थी। दीवार के पास रखी एक पुरानी घड़ी जोर जोर से टिक टिक कर रही थी। टिक टिक टिक। लेकिन सबसे अजीब बात थी कमरे का तापमान। कमरा बर्फ जैसा ठंडा लग रहा था, जैसे मानो सर्दी सिर्फ कमरा 307 के अंदर ही हो। फिर मीरा की नजर शीशे पर काले रंग की स्याही से लिखी एक परेशान करने वाली बात पर पड़ी। सोना मत।
सब चुप हो गए। अचानक बाथरूम का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। धड़ाम। रोहन उछल पड़ा। बहुत मजा किया हो तुम लोग। कोई नहीं हिला। बाथरूम के अंदर से एक हल्की सी आवाज आई, खरोंचने की आवाज। दरवाजे पर धीरे धीरे खरोंचने की आवाज। फिर एक औरत की दबी हुई आवाज सुनाई दी, मेरी मदद करो। अदिति ने कबीर की बाह कसकर पकड़ ली। अंदर कोई है। कबीर धीरे धीरे बाथरूम की तरफ बढ़ा। खरोंचने की आवाज तुरंत बंद हो गई। दरवाजे का हैंडल छूते ही उसका हाथ कांपने लगा। फिर लाइटें गुल हो गईं। अंधेरे ने पूरे कमरे को अपनी आगोश में ले लिया। सब जोर से चीख पड़े। उनके फोन की फ्लैशलाइट तुरंत जल उठी, लेकिन मीरा जा चुकी थी। अदिति? नहीं, मीरा। उसकी फ्लैशलाइट बाथरूम के दरवाजे के पास जमीन पर पड़ी थी, अभी भी जल रही थी। बाथरूम का दरवाजा धीरे से चरमराते हुए खुला। अंदर दीवारें काले हाथों के निशानों से ढकी हुई थीं और शीशे पर टपकते पानी से ये शब्द लिखे थे, वो अब हमारे साथ है। ग्रुप में अफरा तफरी मच गई। कबीर ने मीरा का नाम चिल्लाया, जबकि समीर बाहर गलियारे में उसे ढूंढने लगा। कुछ नहीं मिला। कोई पैरों की आहट नहीं, उसका कोई निशान नहीं। फिर अचानक कमरे के अंदर रखी बड़ी घड़ी की टिक टिक बंद हो गई। रात के 12 बजे। ठीक उसी पल तीसरी मंजिल पर होटल के हर कमरे का दरवाजा एक साथ खुल गया। चर्र। दोस्त वहीं जम गए। उनके चारों ओर अंधेरे गलियारे दूर तक फैले हुए थे। फिर उन्हें वो सुनाई दिया, पैरों की आहट, दर्जनों पैरों की आहट, हर कमरे के अंदर से आती हुई, धीमी, घिसटती हुई, गीले पैरों की आहट। अंधेरे से परछाई जैसी आकृतियां बाहर निकलने लगी। होटल के मेहमान, लेकिन बेहद डरावने रूप में। एक आदमी का जबड़ा टूटकर उसकी छाती पर लटका हुआ था। एक औरत ने अपनी ही कटी हुई बांह अपने हाथों में थाम रखी थी। एक बच्चा टेढ़ी मेढ़ी टांगों से पीछे की ओर चल रहा था। उसकी खाली आंखें सीधे उस ग्रुप की ओर घूर रही थी। समीर चीखा और सीढ़ियों की ओर भागा, लेकिन कॉरिडोर के बीच में ही किसी चीज ने कालीन के नीचे से उसका पैर पकड़ लिया। अदृश्य हाथों ने उसे जोर से घसीटते हुए फर्श पर खींच लिया। वो मदद के लिए चीखते हुए दीवारों को बेताबी से खरोचने लगा। फिर हॉलवे के नीचे के अंधेरे ने उसे पूरी तरह से निगल लिया। खामोशी। फर्श पर बस खून के धब्बे रह गए। अदिति फूट फूट कर रो पड़ी। रोहन ने फुसफुसाते हुए कहा, ये कौन है? तभी हॉलवे में एक बूढ़ी आवाज गूंजी, ये वे मेहमान हैं जिन्होंने कभी चेकआउट नहीं किया। रिसेप्शनिस्ट कॉरिडोर के दूसरे छोर पर खड़ा था, सिवाय अब के। उसकी गर्दन पूरी तरह से पीछे की ओर मुड़ी हुई थी। तुम्हें आधी रात से पहले ही चले जाना चाहिए था। अचानक सभी भूतों जैसे मेहमान एक साथ उनकी ओर बढ़ने लगे। कबीर, अदिति और रोहन भागकर कमरा नंबर 307 में घुस गए और दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। पूरा कमरा जोर से हिल उठा। मोमबत्तियां तेजी से टिमटिमाने लगी। फिर शीशा फिर से बदल गया। शीशे पर धीरे धीरे कुछ शब्द उभर आए। तुम में से किसी एक ने दरवाजा खोला है। तापमान और भी नीचे गिर गया। उनकी सांसें दिखाई देने लगी और फिर पलंग के नीचे से एक आवाज आई, धीमी, कमजोर, मेरी मदद करो। ये मीरा की आवाज थी। अदिति रो पड़ी और फर्श पर गिर पड़ी। मीरा? पलंग के नीचे से धीरे धीरे कोई चीज रेंगती हुई बाहर निकली। शुरू में वो इंसान जैसी लग रही थी, फिर फ्लैशलाइट की रोशनी में उसका चेहरा दिखाई दिया। उसका मुंह अजीब तरह से बहुत ज्यादा खुला हुआ था। उसकी बाहें मकड़ी की टांगों की तरह पीछे की ओर मुड़ी हुई थी और उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी। उस जीव ने मुस्कुराया, फिर मीरा की आवाज में चीखा, भागो। दरवाजा जोरदार धमाके के साथ अंदर की ओर खुल गया। होटल के भूतों जैसे मेहमानों से कमरा भर गया। कबीर ने अदिति को पकड़ा और टूटी हुई खिड़की से कूदकर एक छोटी सी छत पर पहुंच गया। रोहन इतनी तेजी से नहीं भाग पाया। आखिरी चीज जो उन्होंने देखी वो ये थी कि दर्जनों पीले पड़े हाथ उसे चीखते हुए कमरा नंबर 307 के अंधेरे में खींच कर ले गए। कबीर और अदिति बारिश में भीगते हुए जंगल की सड़क की ओर भागे, जबकि उनके पीछे होटल की लाइटें तेजी से टिमटिमा रही थी। फिर उन्होंने कुछ ऐसा सुना जो नामुमकिन था, संगीत। होटल के अंदर से गूंजता हुआ एक धीमा सा बॉलरूम संगीत। वो पीछे मुड़े। रेवनवुड होटल की हर खिड़की अब जोर से चमक रही थी। कमरों के अंदर परछाई जैसी आकृतियां नाच रही थी और तीसरी मंजिल की खिड़की पर खड़े थे मीरा और रोहन, एक अजीब सी मुस्कान लिए उन्हें ही देख रहे थे। कबीर और अदिति बड़ी मुश्किल से सूरज निकलने तक जंगल से बाहर निकल पाए। उस सुबह बाद में पुलिस ने होटल की तलाशी ली, लेकिन जब वे चट्टान के किनारे पहुंचे, रेवनवुड होटल वहां था ही नहीं। वहां बस खंडहर बचे थे। अधिकारियों का कहना था कि वो इमारत 1986 में ही जलकर खाक हो गई थी। उसके बाद से वहां कोई होटल नहीं था।
सालों बाद भी कबीर को आज भी बुरे सपने आते हैं। और मसूरी में तूफानी रातों के दौरान जंगल से गुजरने वाले मुसाफिर कभी कभी ये बताते हैं कि कोहरे के बीच उन्हें पल भर के लिए एक चमकता हुआ होटल दिखाई देता है। अंदर से संगीत की गूंज सुनाई देती है, खिड़कियों के पीछे मेहमानों की हलचल दिखाई देती है, और कमरा नंबर 307 में एक औरत की आवाज आज भी फुसफुसाती है, प्लीज सो मत जाना।